हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, होली की छुट्टियों के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। पिछली क्लास में दोस्तों हमने जॉन कीट्स को डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम 26 से 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। Which famous romantic poem contains the line beauty is truth, truth beauty? दोस्तों, किस फेमस रोमांटिक पोयम में ये लाइन आती है ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज द राइट आंसर। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिएगा। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, सी द एक्सप्लेनेशन। वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। The famous romantic poem Ode on a Grecian Urn contains the line Beauty is truth, truth beauty. This poem was written in May 1819 and published anonymously in the January 1820. तो दोस्तों, ये फेमस लाइन रोमांटिक पोएट कीट्स की रोमांटिक पोएट ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की है, जिसमें लाइन आती है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, जिसमें जॉन कीट्स कलश की सुंदरता को बताते हुए लिखते हैं। ये पोएम दोस्तों मई 1819 में लिखी गई एंड इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन द जनवरी 1820। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। विच इमेज दैट कीट्स रिक्रिएट्स इन हिज ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज नॉट सिल्वियन? सिल्वन का दोस्तों मतलब होता है जो प्रकृति, जंगल से संबंधित हो, प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित हो। यहाँ पे इस पोयम में ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में जॉन कीट्स ने कलश की सुंदरता का बखान करते हुए उसको एक इतिहासकार के रूप में बताया है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जरा आप सभी लोग। ऑफ योर यूथ बीनीथ द ट्रीज, ऑफ डीटीज इन द डेल्स ऑफ अर्केडी, द पेस्टोरल पाइपर्स। तो दोस्तों, जो वन और प्रकृति से संबंधित है वो सिल्वियन की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन डी, द अनरेविस्ड ब्रिज ऑफ सॉलिट्यूड इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ सिल्वैन, क्योंकि सिल्वैन का मतलब होता है वन, जंगल या प्रकृति दृश्यों से संबंधित। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द इमेज द अनरेविस्ड ब्रिज ऑफ सॉलिट्यूड दैट रिक्रिएट्स इन हिज ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज नॉट सिल्वन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। Keats says in his ode on a Grecian urn that unheard melodies are sweeter. ये दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है कि ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में जॉन कीट्स ये लाइन लिखते हैं कि दैट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, बिकॉज जो चीजें सुनी नहीं गई होती, जिनको हमने कभी, जिनका स्वाद हमने नहीं चखा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो चीजें हमें बहुत ज्यादा स्वीट लगती हैं। क्योंकि तो 28 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। ऑप्शन नंबर डी, दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर डी। वो क्यों स्वीटर होती हैं? क्योंकि दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। Keats says in his ode on a Grecian urn that unheard melodies are sweeter because they strike the chords of the spirit. तो स्पिरिट में आत्मा होता है दोस्तों, कॉर्ड मतलब रस्सी होता है, यानी कि हमारी अंतरात्मा को पे जो चीजें स्ट्राइक करती हैं, कि जो चीजें हमने नहीं सुनी वो ज्यादा हमें बेहतर लगती हैं, या जिनका स्वाद हमने नहीं चखा। क्वेश्चन नंबर 29। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न नीड नॉट ग्राइव बिकॉज। तो दोस्तों 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिज लव एंड हर ब्यूटी हैव बिकम इटर्नल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न नीड नॉट ग्राइव बिकॉज हिज लव एंड हर ब्यूटी हैव बिकम इटर्नल। तो जो बोल्ड लवर है ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में, उसे शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रेम है और उसकी जो सुंदरता है वो शाश्वत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन।
Very common and important question. The term negative capability is associated with. तो दोस्तों ये जॉन कीट्स से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन कीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The term negative capability is associated with John Keats. This term was introduced in a letter to his brothers George and Thomas on 21 दिसंबर 1817। इस टर्म को दोस्तों इन्होंने अपने ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस को एक पत्र में इसका इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इन्होंने 21 दिसंबर 1817 में लिखा था। It characterized a writer's immense capability on sympathetic identification with some object dearer to him than himself. It is a quality of self-effacement, negative himself, which Keats find in Shakespeare. Means अपनी negate himself, which Keats find in Shakespeare. कीट्स को ये निगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म है वो शेक्सपियर में देखने को मिलता है, और उन्होंने इस टर्म को अपने ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस को एक पत्र में इसको इंट्रोड्यूस किया था। पूछा जा सकता है कि ये पत्र उन्होंने कब लिखा, तो 21 दिसंबर 1817। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट ऑप्शन इज जॉन कीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई जॉन कीट्स? इनमें से दोस्तों कौन सा वर्क जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है? तो 31 का आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा वर्क नहीं लिखा है उन्होंने? तो दोस्तों आपको पता है, ओड टू ऑटम लिखा है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस लिखा है, द फॉल ऑफ हाइपेरियन ड्रीम लिखा है, एडोनिस दोस्तों शेली ने लिखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कीट्स की डेथ पे ये वर्क शेली ने लिखा है। एडोनिस इज शेलीज पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। इट इज रिटन इन 1821। It has 55 Spenserian stanzas of 9 lines each. It has 495 lines. It is based on Greek pastoral elegy of Bion's lament for Adonis and Mockus lament for Bion. तो दोस्तों ये शैली की पेस्टोरल एलिजी है जो कि कीट्स की डेथ पे लिखी गई। इसको 1821 में लिखा गया और इसमें 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं, जिसमें हर स्टेंजा में 9 लाइन है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैं बार बार एक्सप्लेनेशन इसीलिए पढ़ाता हूँ कि जो न्यू क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको इस एक्सप्लेनेशन में ही मिलेंगे। इट हैज़ 495 लाइन्स। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि एडोनिस में कितनी लाइन्स हैं, तो दोस्तों 495 लाइन्स हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक पेस्टोरल एलिजी ऑफ बियॉन्स लेमेंट फॉर एडोनिस एंड मॉकुस लेमेंट फॉर बियॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन। विच पोएट आउट ऑफ द फॉलोइंग रोट द लाइन्स? किस कवि ने लाइनें लिखी हैं? वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? ये कोई सपना था या जागता हुआ सपना? फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप? वो म्यूजिक कहीं भाग गया या चला गया, अब मैं सोऊं या जागूं? बहुत अच्छी लाइन है। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जॉन कीट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। John Keats was a famous poet of romantic age. The following lines in the next valley glades: was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? ये जॉन कीट्स की लाइनें हैं दोस्तों। अपीयर्स इन ओड टू नाइटिंगेल में दोस्तों ये लाइनें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। The letters of which English poet have been described by T.S. Eliot as certainly the most notable and most important ever written by any English poet? तो दोस्तों किसके लेटर्स को T.S. Eliot ने डिस्क्राइब किया है? Certainly the most notable and most important ever written by any English poet। किसी भी इंग्लिश पोएट के द्वारा लिखे गए जो है कह रहा है कि सबसे नोटेबल वर्क माना है। तो T.S. Eliot ने किसके वर्क को नोटेबल माना है? करेक्ट ऑप्शन इज जॉन कीट्स, बी इज द राइट आंसर। Keats' letters are admired almost as much as his poetry and were described by T.S. Eliot। Keats की दोस्तों जितनी
पोइट्री की प्रशंसा की गई, उतना ही उनके पत्रों को भी डिस्क्राइब किया टी.एस. इलियट ने, और माना है कि एज सर्टेनली द मोस्ट नोटेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर रिटन बाय एनी इंग्लिश पोएट। और इनके वर्क्स को, इनके लेटर्स को टी.एस. इलियट ने माना है कि किसी भी अंग्रेजी कवि के द्वारा लिखे गए किसी भी वर्क से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नोटेबल माना है। They provided the best biographical detail available and shed invaluable lights on Keats' poem. Question number 34 is on your screen. Which of the following pairs is mismatched? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा वर्क मिसमैच है। 34 का करेक्ट आंसर करिए। तो ऑप्शन सी एडोनिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन नंबर सी एडोनिस इज द राइट आंसर। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 मैच्ड है, हेलास 1823 मैच्ड है, एलास्टर 1816 मैच है, एडोनिस 1823 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1821, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। एडोनिस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स इज अ पेस्टोरल एलिजी। एडोनिस कीट्स की डेथ पर शेली के द्वारा लिखी गई एक पेस्टोरल एलिजी है, और ये शेली ने जॉन कीट्स की डेथ पे 1821 में लिखी थी, तो 1823 नहीं होगा दोस्तों, 1821। क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑन योर स्क्रीन। हु वॉज डिस्क्राइब पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस कवि को कवियों का कवि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी का, वैसे तो कवियों का कवि एडमंड स्पेंसर को माना जाता है, तो 19th सेंचुरी का अगर पूछेगा पोएट्स पोएट किसको माना जाता है, तो जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉन कीट्स, 19th सेंचुरी का पोएट्स पोएट। जॉन कीट्स वॉज अ रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। जॉन कीट्स 1795-1821 में इनकी डेथ हुई, 1795 में इनका जन्म हुआ। वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट ऑफ द सेकेंड जनरेशन alongside Lord Byron and Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley in short. Note, Edmund Spenser was first called a poet's poet in an essay by Charles Lamb. एडमंड स्पेंसर पहले व्यक्ति थे जिनको कवियों का कवि कहा गया, किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, एक निबंध में, एक एस्से में कहा गया। और 19वीं शताब्दी का 19th सेंचुरी का कीट्स को कहा गया। तो he used this phrase to express that Spencer work was very popular, और चार्ल्स लैम्ब ने ये इसलिए यूज किया था क्योंकि एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन बहुत ही पॉपुलर पोयम है, उनके वर्क्स बहुत पॉपुलर थे, इसलिए चार्ल्स लैम्ब ने उनको कवियों का कवि कहा एडमंड स्पेंसर को। और 19th सेंचुरी का किसको कहा गया है? जॉन कीट्स को। तो क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जॉन कीट्स की जो पोयम है ओड टू ऑटम, ये किसका एग्जाम्पल है? तो 36 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है। ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन ओड। John Keats' Ode to Autumn is an example of Horatian ode. The work was composed on 19 September 1819 and published in 1820 in a volume of Keats' poetry that included Lamia and the Eve of St. Agnes. To Autumn is the final work in a group of poems known as Keats' 1819 Odes. तो दोस्तों टू ऑटम एक फाइनल वर्क था इन अ ग्रुप ऑफ पोएम्स, जिसको कीट्स 1819 में जो ओड्स लिखी गई इसमें सबसे फाइनल पोएम थी। और दोस्तों ये होरेशियन ओड पे का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और इस वर्क को कंपोज किया गया था 19 सितंबर 1819 में, और इसको पब्लिश किया गया नेक्स्ट ईयर 1820 में। और इस वॉल्यूम में जो फेमस पोइट्री है लेमिया एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और टू ऑटम दोस्तों इन 1819 नोट्स का फाइनल वर्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकासियो?
तो कौन सा इसमें सब जो वर्क है जॉन कीट्स का, वो अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकासियो माना जाता है। तो 37 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसाबेला और द पॉट ऑफ बासिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसाबेला और द पॉट ऑफ बासिल। Isabella or the Pot of Basil is a narrative poem by John Keats. Isabella और द पॉट ऑफ बासिल दो टाइटल हैं दोस्तों इसके। एक नरेटिव पोएम है जॉन कीट्स की, अडॉप्टेड फ्रॉम ए स्टोरी इन बोकासियस डेकामेरॉन, जिसकी कहानी को बोकासियो की डेकामेरॉन से अडॉप्ट किया गया है। इट टेल्स द टेल ऑफ अ यंग वुमेन, इसमें एक यंग वुमेन की कहानी को बताया जाता है, हुज फैमिली इंटेंड टू मैरी हर टू सम हाई नोबल एंड हिज ऑलिव ट्रीज, but who falls for Lorenzo, one of her brother's employees. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑन योर स्क्रीन दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन हम करेंगे, 26 से 50 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818? तो बताइए दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स, किस पीरियोडिकल में ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818 में? तो दोस्तों ऑप्शन ए द क्वार्टरली रिव्यू इज द राइट आंसर। द क्वार्टरली रिव्यू वाज अ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल पीरियोडिकल फाउंडेड इन मार्च 1809 बाय लंदन पब्लिशिंग हाउस जॉन मुरे। तो दोस्तों क्वार्टरली रिव्यू एक लिटरेरी और पॉलिटिकल पीरियोडिकल था जो कि मार्च 1809 में लंदन पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश वो किया गया था, बाय लंदन पब्लिशिंग हाउस स्टैब्लिश किया गया था, और जॉन मुरे बाय लंदन पब्लिशिंग हाउस जॉन मुरे के द्वारा फाउंड किया गया था। ये फाउंडेड किया गया था जॉन मुरे के द्वारा इन 1809 मार्च। द क्वार्टरली रिव्यू ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818। तो इनकी जो पोयम सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री आई थी उसको बहुत ज़्यादा इसमें बुराई की गई थी। इस द क्वार्टरली रिव्यू जो इनका पीरियोडिकल है जॉन मुरे के द्वारा जो फाउंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द क्वार्टरली रिव्यू। चलते हैं 39 की ओर। There are some statements in reference with John Keats and his life. Find the correct option given below. John Keats की लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, तो आप इन स्टेटमेंट को देख लीजिए दोस्तों। टोटल करेक्ट 4 स्टेटमेंट हैं, जो कि 2 इस साइड हैं और 2 उस साइड। John Keats is romantic in his relish of sensation, his feelings, his Middle Ages and Hellenism. Second, he has been associated with the Cockney School of Poetry. और फिर इधर देख लेते हैं थर्ड आपका दिया हुआ है इन हिज पावरफुल लिरिक ला बेल डेम सेंस मर्सी ही डेवलप्स ट्राइबल थीम। और ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय कीट्स। तो कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि ओड टू ऑटम तो कीट्स ने लिखी है, ये तो सही है। और इन हिज पावरफुल लिरिक ला बेल्डम सेंस मर्सी ही डेवलप्स ट्राइबल थीम, ये भी सही है। तो अगर फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ये दोनों नहीं सही है। ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय कह रहा है ना, तो ये नहीं सही है, और ऊपर वाला भी ट्राइबल थीम भी नहीं सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1 2 दोस्तों क्या था आपको पता है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 था कि जॉन कीट्स इज रोमांटिक, सही है। इन इज रिलीज ऑफ सेंसेशन हिज फीलिंग हिज मिडिल एजेस ऑफ हेलेनिज्म के बारे में उन्होंने बताया, सही है। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड थे, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है दोस्तों, और तीसरा और चौथा गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इज द राइट आंसर।
जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म हुआ, 1821 में इनकी डेथ हुई। वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ही वॉज रोमांटिक इन हिज relish ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स, हिज मिडिल एजेस एंड हेलेनिज्म। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन तक हम इसमें करेंगे। एंडायमियन ऑफ पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो एंडायमियन दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी 1818 इज द राइट आंसर। तो एंडायमियन अ पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1818। सी द एक्सप्लेनेशन। एंडायमियन इज जॉन कीट्स लॉन्ग नरेटिव पोएम है इन 4 वॉल्यूम। It was written in 1817 and published in 1818. It was dedicated to Thomas Chatterton. Question number 41 is on your screen. Beauty is truth, truth beauty are the famous poetic lines by John Keats in his poem. अभी दोस्तों मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो ऑप्शन ए ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न की फेमस लाइन है। Beauty is truth, truth beauty is the famous poetic lines by John Keats in his poem Ode on a Grecian Urn. This poem was written in 1819. Question number 42 is on your screen. Who among the following poets served as an apprentice to a surgeon at Edmonton, North London, before he began his poetic career? दोस्तों जॉन कीट्स के बारे में आप जानकर हैरान होंगे कि ये डॉक्टरी से रिलेटेड थे। इन्होंने सर्जन की अप्रेंटिस भी की थी, लेकिन मेडिकल लाइन में इनका मन नहीं लगा और इन्होंने लंदन में नॉर्थ लंदन बिफोर उन्होंने अपना पोएटिक करियर एज अ पोएट शुरू कर दिया। तो ये कथन जॉन कीट्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेडिकल प्रोफेशन में इनका मन नहीं लगा। जॉन कीट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमॉन्टन नॉर्थ लंदन बिफोर बिगेन हिज पोएटिक करियर। तो पोएटिक करियर शुरू करने से पहले ये सर्जन की अप्रेंटिस कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। I have loved 43 on your screen. I have loved the principles of beauty in all things. कहते हैं कि मैं सुंदरता के सिद्धांतों को हर चीज में इस सुंदरता के सिद्धांत को प्रेम करते थे। Which of the following poet wrote this? तो ब्यूटी को दोस्तों सबसे ज्यादा जॉन कीट्स ने अप्रिशिएट किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स wrote this. I have loved the principles of beauty in all things. He dedicated this line टू द लेट पोएट थॉमस चैटरटन को ये लाइन उन्होंने डेडिकेट की है कि मैं हर चीज में सुंदरता के सिद्धांत को पसंद करता हूँ, उसको पाउंड करने की कोशिश करता हूँ। सुंदरता के सिद्धांतों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑन योर स्क्रीन। ला बेल डेमसन्स मर्सी इज अ पोएम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। एक सरदार और एक परी की कहानी। मर्सी अ लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक सुंदर स्त्री जिसके दिल में कोई दया न हो, वो कहानी उन्होंने ला बेल डेमसन्स मर्सी में बताई है। द पोएम इज रिटन बाई, तो जॉन कीट्स ने पोएम लिखी है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉन कीट्स। द पोएम ला बेल डेमसन्स मर्सी published in 1819 is written by John Keats. This poem depicts love between a knight and a lady और फेरी। दिस पोएम इज अ बैलेड। तो बैलेड में दोस्तों एक कहानी के माध्यम से पोएट अपनी बात कहता है, और इस पोएम में जॉन कीट्स ने एक सरदार और एक लेडी, एक फेरी, एक सुंदर स्त्री के प्रेम के बारे में बताया है, जो अपने प्रेम के जाल में सरदारों को, जो नए नए प्रिंस होते हैं, उनको फंसाती है और फिर उन्हें वो कहीं गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। Who among the following poets chose his own epitaph? इनमें से किस कवि ने अपना एपिटफ, एपिटफ दोस्तों वो होता है जो उनकी कब्र पे लिखा जाता है, तो ये स्वयं कीट्स ने चूज किया था। हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर। यहाँ वो व्यक्ति लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया। 45, तो जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, जॉन कीट्स ने खुद अपने एपिटफ को चूज किया था। सी इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स चूज हिज ओन एपिटफ। हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। यहाँ वो लेटा जिसका नाम पानी पर में लिखा गया। टू कंक्लूड बिफोर
Keats' death, we have confirmation in the Severn letter to Brown dated February 8th, 1821. Though still unravished bride of quietness, though foster child of silence and slow time, सिल्वन हिस्टोरियन। दोस्तों मैंने बताया था सिल्वन हिस्टोरियन लाइन किस में आती है? ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में। हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। दीज फेमस आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बाय जॉन। तो ये लाइनें दोस्तों ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिल्वन हिस्टोरियन के बारे में बताया था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फेमस लाइन्स दो स्टिल dash 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 our rhyme are from Ode on a Grecian Urn composed by John Keats. It was written in 1819. The important line of this poem is also beauty is truth. Truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know. Question number 47 is on your screen. A thing of beauty is a joy forever occurs in. तो दोस्तों ये लाइन किस में आती है? 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर दोस्तों एंडाइमियन की लाइन है, और इंटरमीडिएट में एक पोयम चलती है तो उसमें भी ये पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एंडाइमियन की कहानी है इसमें। एंडाइमियन इज द राइट आंसर। एंडाइमियन इज अ पोयम बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818. इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स इन आइमिक पेंटामीटर। दोस्तों लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जॉन कीट्स पोयम ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज कंपोज्ड इन। तो ओड टू अ नाइटिंगेल को कब कंपोज किया गया था? 48 का दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 1819 में ओड टू अ नाइटिंगेल को कंपोज किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Ode to a Nightingale is written in 1819 and is a personal poem that describes Keats' journey into the state of negative capability. तो Ode to a Nightingale in 1819 में लिखी गई एक पर्सनल पोयम है। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। ए वेयर आर दे अकर इन। दोस्तों ये लाइन किस में आती है? 49 का करेक्ट आंसर करिए। 49 ए वेयर आर दे, ए वे कहाँ है, ये अकर किस में होता है? तो ओड टू ऑटम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे अकर इन। ऑप्शन सी ओड टू ऑटम इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स कंपोज्ड इन 1819 and published in 1820. This poem is the final work in a group of poems known as Keats' 1819 Odes. Last question of this class, friends. In Keats' poetic career, the most productive year was. सबसे प्रोडक्टिव ईयर इनका कौन सा माना जाता है? 1819 है दोस्तों। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1819 प्रोडक्टिव ईयर माना जाता है। सीमेन की ये फेमस ओड्स आई 1819 ओड्स। तो दोस्तों ये थे 26 से 50 तक। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 50 का दोस्तों हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का, जॉन कीट्स 1795-1821 ग्रेट क्रिएटिव आउटपोरिंग केम इन द ईयर ऑफ 1819 व्हेन ही कंपोज अ ग्रुप ऑफ 5 ओड्स। इन्होंने 5 ओड्स लिखी थी एक साथ 1819 में, तो सबसे प्रोडक्टिव ईयर इनका था दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किए 50 क्वेश्चंस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैंने आपको कहा है कि हम लोग एक पोस्ट पाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।